बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम अपना एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली जो है वो किसकी स्टडी है बच्चों? चार्ज की स्टडी है। और मान के चलो 12th क्लास में अगर आप हो तो 3 से 4 महीने आपको सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में ही पढ़ना है ना। तो पहले बच्चों हम चैप्टर इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि हमें बेसिकली ये 3-4 जो महीने उनमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो किसकी स्टडी है? चार्ज की स्टडी है, स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज की जो स्टडी है वो हमारी कौन सी स्टडी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी है। और चार्ज की स्टडी को ही बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में क्या किया गया है? बांटा गया है। जैसे चैप्टर्स बनाए गए हैं, अगर चार्ज हमारा क्या होता है? रेस्ट पे होता है। अगर चार्ज हमारा क्या होता है? रेस्ट पे होता है, तो हम किसकी स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। हम स्टडी करेंगे कैपेसिटर्स की, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज एट रेस्ट है, तो हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे, कैपेसिटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली ये हमारे चैप्टर्स हैं, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ये सेकंड चैप्टर है। दूसरा, जब चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर चार्ज हमारा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इस पे देखो कौन कौन से चैप्टर बनाए गए हैं। इस पे चैप्टर बनाए गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, EMI एंड AC, ठीक है। जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, और जब चार्ज एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है, एक्सेलरेटिंग चार्ज, उसमें हमारा चैप्टर बनाया गया है। जब चार्ज बेसिकली एक्सेलरेट होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और उसके लिए चैप्टर बनाया गया है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये बेसिकली आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है जो आपको आने वाले 3 से 4 महीने में पढ़ना है, ठीक है। तो आज बेसिकली बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत आता है। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, ठीक है। चल तो स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में, है ना। देखो अब ध्यान से। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया? बेसिकली हमें किसकी स्टडी करनी है? चार्ज की स्टडी करनी है। तो अगर हमें चार्ज की स्टडी करनी है बच्चों, तो हमें सबसे पहले किसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए? चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की, तो आप पहली हेडिंग लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, इसकी बात सबसे पहले हमें करनी है। जैसे आप सभी जानते हैं हमारे पास कितने तरह के चार्जेस होते हैं? 2 तरह के चार्जेस होते हैं, है ना। कितने तरह के चार्ज होते हैं हमारे पास? 2 तरह के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। बचपन से ये बात हम सुनते हुए आए हैं। और देखो चार्ज की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि 2 सेम नेचर के जो चार्जेस होते हैं, सेम नेचर के जो चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज हो गया या नेगेटिव चार्ज हो गया, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अपोजिट नेचर के जो चार्ज होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है? सेम नेचर के चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो मैं ये पॉइंट्स बोल रहा हूं आपको साथ पॉइंट्स कॉपी के अंदर भी लिखते हुए चलना है ना। तभी आप मैक्सिमम मेरे लेक्चर से बेनिफिट ले पाओगे, ठीक है। सारी चीजें हमें लिखते हुए जानी है। और इस चैप्टर से रिलेटेड PDF जो है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसको पढ़ने के बाद PDF भी आपको रीड करनी है,
है ना, ताकि जो चीजें हमने पढ़ी है उसका रिवीजन आपका एक बार और हो जाए। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की, सेम नेचर के चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, चार्ज की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट होती है चार्ज की कूलाम। आप सभी को पता है चार्ज का मेजरमेंट किसके अंदर किया जाता है? कूलाम के अंदर किया जाता है। और भी सीजीएस यूनिट्स होती हैं चार्ज की, होती है स्टेट कूलाम। सीजीएस यूनिट जो होती है चार्ज की वो क्या होती है? स्टेट कूलाम होती है ना। ये बेसिकली चार्ज की यूनिट की बात हो गई। अब देखो और बात कर लेते हैं। देखो स्मॉलेस्ट चार्ज जो पॉसिबल है किसी पार्टिकल पर, जो स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है, स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल, वो किसके बराबर होता है? हमारा वो होता है प्लस माइनस ई के बराबर। जहां पर ई की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इससे कम चार्ज किसी पार्टिकल पर पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर कोई पार्टिकल चार्ज्ड पार्टिकल है तो उस पे कम से कम कितना चार्ज होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम के बराबर चार्ज होगा। ये चार्ज बॉडी पे पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन इससे कम चार्ज बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, वैसे जैसे आजकल नए नए आविष्कार हो रहे हैं तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे और डिस्कवर किए गए हैं जिन पर जो चार्ज है वो ई से भी कम है। उन पार्टिकल्स को बोला जाता है क्वार्क्स, है ना। वैसे अभी इनके बारे में ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए इनकी स्टडी अभी हम नहीं करते हैं। हमने यही मानना है कि चार्ज जो मिनिमम पॉसिबल है वो किसके बराबर है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम के बराबर है। इससे कम चार्ज किसी भी बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात हुई। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चलिए और बात करते हैं। देखो, अच्छा मान लो मैंने बोला ये कोई बॉडी है और ये कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। अच्छा, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब बच्चों ये होता है इट कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर ये बॉडी न्यूट्रल है तो इसके अंदर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर होगा? टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। ये मतलब होता है किसी बॉडी के न्यूट्रल होने का। न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है कि बॉडी के अंदर चार्ज ही नहीं है। उसका मतलब ये है कि उसके अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर है? टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर है। अच्छा बताओ, पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? कोई भी मैटर जो है वो किससे बना है? एटम से बना है। किससे बना है? एटम से बना है। और एटम के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, है ना। प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब हुआ? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो किसके बराबर होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे, है ना। ये मतलब होता है किसी बॉडी के न्यूट्रल होने का, कि उसके अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर है? टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर है। उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। ठीक है बच्चों, और बात करते हैं। चलो देखो, और बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं चार्ज की। मान लो ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, ये कोई न्यूट्रल बॉडी है। अच्छा, हमें पता है न्यूट्रल बॉडी के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। अच्छा, मान लो मैंने इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? रिमूव कर दिए, है ना। अच्छा, मान लो पहले इसके अंदर 10 प्रोटॉन्स थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो 10 तो प्रोटॉन है इसके अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने रह गए? 8 ही रह गए। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 8 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देंगे।
8 इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो 8 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा, लेकिन 2 प्रोटॉन के बराबर इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इस बॉडी पर कितना चार्ज होगा, +2e के बराबर। किसके बराबर होगा, +2e के बराबर, है ना। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +e होता है, तो 2 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, +2e, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा 2 प्रोटॉन हो गए ना। 8 इलेक्ट्रॉन ने 8 प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया, इस पर कितने एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा है, तो 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है तो उन पर कितना चार्ज होगा, +2e हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, एक छोटी छोटी और बातें कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ी और क्लैरिफाई कर देता हूं। जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो होता है -e। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, है ना। और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना। चार्ज ऑन प्रोटॉन बच्चों, चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है हमारा +e, मतलब +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है हमारा, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा डेटा है, आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, है ना। अच्छा, वैसे ही देखो, अगर मान लो किसी बॉडी के अंदर मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दूं, मान लो ये वाली बॉडी थी जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे, मैंने उसमें एक्स्ट्रा बाहर से क्या दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, तो अब इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और प्रोटॉन्स कितने रह गए, 10 ही रह गए। तो 10 प्रोटॉन्स का जो पॉजिटिव चार्ज है वो 10 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। एक्स्ट्रा में क्या रह जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -e, तो 4 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज कितना होगा, -4e, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज कितना है, -e, तो 4 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, -4e। ठीक है। अच्छा, तो आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है, अगर किसी बॉडी को आपको चार्ज करना है ना, तो आप कैसे कर सकते हो, उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देके या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के। ये तरीका है किसी बॉडी को चार्ज करने का, है ना। किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करके या उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके। जब आप किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर आप किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये फंडा भी हमें ध्यान रखना है। और देखो और बातें करते हैं। अच्छा, एक बात आप समझो, जैसे किसी बॉडी के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव कर रहे हो, तो आप इलेक्ट्रॉन मान लो ऐड कर रहे हो, तो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हो। मान लो आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, या 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, या 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, या 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, या आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, या 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड करोगे या इलेक्ट्रॉन जो आप रिमूव करोगे वो हमेशा एक इंटीजर होगा। वो हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ऐसा तो हम कभी नहीं कहेंगे ना कि हमने किसी बॉडी से 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, या 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, या 5.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो आप एक बात समझो, मान लो किसी बॉडी में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, +2e। कितना चार्ज आएगा, +2e। मान लो मैंने किसी बॉडी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, -4e। मान लो 4 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन देता तो कितना चार्ज आता, -3। मान लो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता तो कितना चार्ज आता, +6e। तो एक बात आप समझो, किसी बॉडी पर जो चार्ज आ रहा है वो हमेशा E का इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है। कैसा आ रहा है, E का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब E के साथ मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है। +2 आ रहा है, या +6 आ रहा है, या -4 आ रहा है, या -3 आ रहा है।
इसीलिए हम क्या कहते हैं, किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो होता है बच्चों प्लस माइनस एन ई के बराबर। किसके बराबर होता है? प्लस माइनस एन ई के बराबर होता है, जहां एन की वैल्यू बच्चों क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 अप टू सो। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों चार्ज की, कि किसी पार्टिकल पे या बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ये प्रॉपर्टी चार्ज की कहलाती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बोर्ड्स में भी इस पे सवाल पूछ लेते हैं, है ना। तो हमें ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है चार्ज की, कि ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो कहलाती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो बच्चों, और कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम चार्जेस की। जैसे समझो बात को, एक और प्रॉपर्टी की चार्ज की जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो एक इस तरह का सिस्टम है आपके पास में, है ना, कोई भी सिस्टम हो सकता है, और इस सिस्टम के अंदर मान लो 3 पार्टिकल्स हैं, ए बी और सी, है ना। सिस्टम के अंदर 3 पार्टिकल्स हैं, ए बी और सी। मान लो ए के ऊपर +4 कूलम का चार्ज है, बी के अंदर -2 कूलम का चार्ज है, और सी के ऊपर +8 कूलम का चार्ज है ना। अच्छा, अब मान लो इन्होंने क्या किया, जो ए बी सी पार्टिकल्स हैं, इन्होंने आपस में अपने अपने बीच में चार्जेस का क्या किया, ट्रांसफर किया। मतलब एक पार्टिकल से चार्ज दूसरे पार्टिकल से, दूसरे में तीसरे में, ऐसे चार्ज का इन्होंने क्या किया, आदान प्रदान किया। इनके अंदर कुछ प्रोसेस हुआ जिसके कारण मान लो कि इनके बीच में चार्जेस का क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और ऐसी सिचुएशन कुछ बनी। देखो इस सिस्टम की ऐसी सिचुएशन बनी कि ए के पास कितना चार्ज हो गया, +2 कूलम हो गया, और बी पर जो हो गया वो +6 कूलम हो गया। हमसे ये पूछा जो अपना सी चार्ज है, अपना जो सी पार्टिकल है, इस पर कितना चार्ज होगा। ये जो आदान प्रदान हुआ, ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्जेस का, उसके बाद में सी पर कितना चार्ज बचा, ये सवाल हमसे पूछा। आप बात समझो अच्छे से। देखो चार्जेस का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो इन तीनों के बीच में ही आपस में हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि हमने बाहर से कुछ चार्ज दिया, या ऐसा भी नहीं है कि अंदर से कुछ चार्ज बाहर चले गया। तो हम कह सकते हैं इनिशियली जो टोटल चार्ज था इस सिस्टम के अंदर, फाइनली भी इस सिस्टम के अंदर उतना ही टोटल चार्ज होगा। इनिशियली अब इस सिस्टम पे देखो कितना चार्ज है, देखो 4 -2 +8। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे हम जोड़ सकते हैं। फाइनली आप देखो चार्ज इस पे कितना है, 2 +6 +q। दोनों बराबर क्यों होंगे, बराबर इसलिए होंगे क्योंकि इनिशियली सिस्टम पे जो टोटल चार्ज है, सिस्टम पे फाइनली भी क्या होना चाहिए, उतना ही चार्ज होना चाहिए। क्योंकि न तो बाहर से कोई चार्ज सिस्टम के अंदर आया है, न सिस्टम से कोई चार्ज बाहर गया है। तो देखो यहां हम क्या कह सकते हैं, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी आएगी, +2 कूलम। तो देखो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, चार्ज की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड मतलब अकेला, जिसका बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं हो, ऐसे सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो Q की वैल्यू किसके बराबर होगी, +2 कूलम के बराबर होगी। ठीक है, ये भी बच्चों एक प्रॉपर्टी हमारी चार्ज की। अच्छा, और देखो एक प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, जैसे आपने सुना होगा बच्चों कभी कि जो मास है पार्टिकल का, मास ऑफ अ बॉडी या मास ऑफ अ पार्टिकल, वो हम ऐसे लिखते हैं, देखो m0 √1 - v²/c², है ना। ये रिलेशन हमें क्या बताता है कि जो किसी पार्टिकल का मास है वो वेलोसिटी के साथ क्या करता है, वेरी करता है। देखो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड, 20, 25, 30, 100, 200, 500 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में हो जाए, जैसे c हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल हो जाए, तो फिर उसका जो मास है वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या करने लग जाता है, वेरी करने लग जाता है।
बेसिकली उसका जो मास है वो क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है ना, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल हो जाए, ठीक है ना। तो मास जो है वो वेलोसिटी के साथ में वेरी करता है, लेकिन जो चार्ज है वो ध्यान रखिएगा वो वेलोसिटी के साथ में वेरी नहीं करता। ये एक डिफरेंस है चार्ज और मास के बीच में, कि मास ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, बट चार्ज ऑफ द पार्टिकल डज नॉट वेरीज विद द मास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए या 1000 मीटर पर सेकेंड हो जाए, चार्ज ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और, कि जो पार्टिकल पे अगर चार्ज है, पार्टिकल पे अगर क्या है, चार्ज है, अगर कोई पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, तो इसका मतलब उसके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ मास भी होगा। बिना मास के पार्टिकल पर चार्ज होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज किस पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे होगा या प्रोटॉन पे होगा, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। तो बिना मास के चार्ज होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी प्रॉपर्टीज बच्चों चार्जेस की आपको ध्यान रखनी है, कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना, प्रोटॉन पे कितना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो प्रॉपर्टी थी बेसिकली ये कहलाती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो मैंने आपको बताई थी कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ये जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चों। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। देखो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं कुलाम्स लॉ की, है ना। कुलाम्स लॉ ने हमें बेसिकली क्या बताया कि दो चार्जेस जो हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लग रहा है उसके मैग्नीट्यूड की किसने चर्चा की, कुलाम ने चर्चा की। उसने मैग्नीट्यूड के बारे में बताया कि दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है ना। अच्छा, देखो एक बात समझो, कुलाम ने क्या कहा, उसने ऐसा कहा कि ये जो Q1 चार्ज है ये Q2 चार्ज पर अगर मान लो दोनों पॉजिटिव है तो ये इस पर क्या लगाएगा, रिपल्शन फोर्स लगाएगा, जिसे हमने क्या नाम दिया, F21 नाम दिया, जिसे हमने क्या नाम दिया, F21 नाम दिया। F21 बेसिकली हमारा क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, और F, और वैसे ये इस पर रिपल्शन इधर लगाएगा तो ये इस पर रिपल्शन इधर लगाएगा, ये अपना क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अच्छा, अब बात समझो आप, कुलाम ने बेसिकली क्या कहा कि ये चार्ज इस पर क्या लगाएगा, एक रिपल्शन फोर्स लगाएगा। इस बात को आप ऐसे समझो कि Q1 ने अपने आसपास के रीजन में ऐसा कुछ प्रोड्यूस किया जिसके कारण Q2 पर क्या लगा, एक फोर्स लगा, जिसके कारण Q2 पर क्या लगा, एक फोर्स लगा। बाद में इसी चीज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानेंगे। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसा अर्थ प्रोड्यूस करती है। जैसे अर्थ है, उसके आसपास में अगर हम किसी पार्टिकल को रख दें तो अर्थ उसे क्या करेगी, पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है। तो ये बिल्कुल वैसी बात है, जैसे अर्थ किसी पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है, वैसे ये चार्ज पार्टिकल ने अपने आसपास के रीजन में कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस की जिसके कारण Q2 पर क्या लगा, रिपल्शन फोर्स लगा, और बाद में ये चीज हमारी कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली बच्चों में इलेक्ट्रोस्टैट्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा चैप्टर है, उसमें दो तरह की फील्ड्स की बात करनी। एक है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी मैं कुलाम्स लॉ पे नहीं आ रहा हूं, अभी कुलाम्स लॉ की और छोटी छोटी चीजें हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात आप समझो, मान लो ये Q1 वाला जो चार्ज पार्टिकल, इसका मास है M1 मान लो, और इसका मास है M2। अब अगर मान लो इस सिस्टम को मैं छोड़ दूं, इस सिस्टम को मैं क्या कर दूं, रिलीज कर दूं, तो ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो इधर भागेगा कुछ एक्सेलरेशन से, कुछ एक्सेलरेशन से ये इधर भागेगा। सोचो अगर मैं एक्सेलरेशन निकाल लूं और मेरे को ये मास पता है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स मैं निकाल लूंगा, और जो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, F21 फोर्स होगा, है ना।
कूलाम के लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा फोर्स का। ये बात हुई। अच्छा और देखो, इस वाले चार्ज पार्टिकल ने इस पर फोर्स इधर लगाया, तो इस चार्ज पार्टिकल ने फोर्स इस पर इधर लगाया। इसका मतलब कूलाम्स लॉ में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, वो किसको फॉलो करता है? एक्शन रिएक्शन को क्या करता है? फॉलो करता है। एक्शन रिएक्शन को क्या करता है? वो फॉलो करता है। तो कूलाम लॉ भी जो है न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं कूलाम्स लॉ भी। अच्छा और बात समझते हैं। अच्छा एक बात समझो आप, मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ऐसे दो चार्जेस है Q1 और Q2 है ना, और मान लो इसका मास है m1, इसका मास है m2। इनको हमने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया है ना। पहले मान लो इन दोनों को हमने होल्ड कर रखा था, ऐसे दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और मान लो पहले मैंने इन दोनों चार्जेस को पकड़ रखा था। अब मान लो इस सिस्टम को मैंने रिलीज कर दिया रेस्ट से, तो अपना जो Q1 चार्ज है वो इधर भागेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, इधर भागेगा, और इस पर जितना फोर्स इधर लगेगा इस पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये दूर भागेगा, दोनों ऐसे दूर भागेंगे। अब सवाल हमसे ये पूछा, अगर मान लो भागते भागते Q1 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? R1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। Q1 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? R1। तो हमसे सवाल पूछा फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय Q2। Q2 ने कितना डिस्टेंस मूव किया? ये सवाल बच्चों हमसे पूछा। तो देखो एक बात आप समझो, इसने इस पर इधर फोर्स लगाया, इसने इस पर इधर फोर्स लगाया, इस पूरे सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 0 है। इस पूरे सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 0 है। इसने इस पर इधर फोर्स लगाया, तो इसने भी इस पर इधर फोर्स लगाया, तो सिस्टम पे लगने वाला अगर नेट फोर्स 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये कितना मूव किया? देखो इधर R1 मूव किया, तो क्या लिखूंगा मैं? माइनस M1 R1, माइनस M1 R1। ये उधर मूव किया, तो क्या लिखूंगा? प्लस M2 R2, बराबर क्या लिखा जाएगा? 0। एक रिलेशन आपको ध्यान होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। अब ये वाली चीज कितनी है? 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा, तो ये वाली चीज 0 होगी। तो हम कह सकते हैं M1 R1 प्लस M2 R2 ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। जहां पे R1 जो है वो M1 का डिस्प्लेसमेंट है, R2 जो है वो M2 का डिस्प्लेसमेंट है। तो बच्चों अगर आप सॉल्व करोगे तो R2 की जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो आ जाएगी M1 R1 बाय R2। ठीक है। अभी मैं आपको कूलाम लॉ के बारे में अभी हमने कोई डिस्कशन नहीं किया कि फोर्स कितना होगा, कैसे क्या होगा। अभी सिर्फ छोटी छोटी बातें हम समझ रहे हैं कूलाम्स लॉ के बारे में। कि पहली बात हमने सीखी कि कूलाम्स लॉ जो है वो एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है, मतलब ये इस पर जितना फोर्स इधर लगाएगा ये भी इस पर सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। दूसरी चर्चा मैंने आपको ये बताई है ना कि अगर ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर लोगे तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। अच्छा और बातें समझते हैं है ना। मैग्नीट्यूड के बारे में आपको बताऊंगा, चर्चा उसकी चिंता मत करो, मैं आपको और पूरी कॉन्सेप्चुअली एनालाइज करवाना चाह रहा हूं इस चीजों को। देखो और बात समझते हैं, देखो समझो बात को। अच्छा मान लो मैंने आपको ये बोला कि जो कूलाम लॉ में जो फोर्स लग रहा है वो एक्शन रिएक्शन फेयर है ना, मैग्नीट्यूड में सेम होगा, डायरेक्शन में क्या होगा? अपोजिट। अब मान लो किसी बच्चे ने मुझे बोला कि सर आपने कहा कि जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। उसने ऐसे बना दिया, देखो उसने बोला कि सर आपने बोला है कि मैग्नीट्यूड में सेम होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। उसने ऐसे बना दिया ये फोर्स को ऐसे। सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये इस पर ऐसे फोर्स लगा दे, ये इस पर ऐसे फोर्स लगा दे, ये भी तो मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है। तो बच्चों एक प्रॉपर्टी आपको कूलाम्स लॉ की क्या ध्यान रखनी है कि कूलाम्स लॉ में जो फोर्सेस होते हैं, कूलाम्स लॉ में दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्सेस होते हैं
वो कैसे फोर्सेस होते हैं? सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। अगर इसने इस पर फोर्स इधर लगाया है, इसने इस पर फोर्स इधर लगाया है, तो ये इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, और इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा हमारा, वो क्या होगा? सेम होगा। डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी? अपोजिट होगी। तो हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर हमारा किसके बराबर होगा? -F12 वेक्टर के बराबर होगा। कूलॉम्स लॉ में बच्चों जो फोर्सेस होते हैं हमारे, वो कौन से फोर्सेस होते हैं? सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, है ना। तो प्रॉपर्टी एक कूलॉम्स लॉ की आपको क्या ध्यान रखनी है कि कूलॉम्स लॉ में दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स डायरेक्शन में अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड में सेम होता है, और उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है, जिस कारण से लगने वाले इन फोर्सेस को कौन से फोर्स बोला जाता है? सेंट्रल फोर्सेस बोला जाता है। जो फोर्सेस दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं, वो कौन से फोर्सेस कहलाते हैं? सेंट्रल फोर्सेस कहलाते हैं। 11वीं में आपने जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था Gm1m2/r², वो भी कैसा फोर्स था बच्चों? सेंट्रल फोर्स था। वो भी दोनों मासिव पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता था। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी बच्चों में ध्यान रखनी है। अभी मैंने आपसे कूलॉम्स लॉ के मैग्नीट्यूड की चर्चा नहीं की, लेकिन उससे पहले ही मैंने आपसे कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली कूलॉम्स चार्ज की, कूलॉम्स फोर्स की, कि ये प्रॉपर्टीज को अपना कूलॉम लॉ जो है वो फॉलो करेगा। अब बात करते हैं हम चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसके मैग्नीट्यूड की, है ना। देखो, जैसे हमारे पास क्या हो गए? दो चार्जेस हो गए, Q1 और Q2। मान लो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्या है? पॉजिटिव। मान लो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? r है। इनके बीच की दूरी है r। अच्छा, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये वाला चार्ज फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब जब डिस्कवरी की होगी कूलॉम ने, तो उसने देखो क्या क्या चीजें सोची होगी। उसने देखो ये देखा, मतलब उसने जब अपना रिलेशन निकाला कूलॉम्स लॉ का, तो उसने क्या देखा कि अगर हम चार्जेस के मैग्नीट्यूड को क्या कर दें? डबल कर दें। दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को क्या कर दें? डबल कर दें, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो 4 गुना हो जाता है। वो क्या हो जाता है? 4 गुना। तो कूलॉम ने अपने को क्या कहा कि लगने वाला ये जो फोर्स होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, है ना। ऐसी चीज उसने ऑब्जर्व की, और उसी चीज को उसने लॉ की फॉर्म में हमें दे दिया कि F प्रोपोर्शनल किसके होगा? Q1 Q2 के प्रोडक्ट की होगा। दूसरी चीज उसने क्या कही कि लगने वाला ये जो फोर्स होता है, लगने वाला ये जो फोर्स होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, है ना। ये F किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1/r² के, जहां पे r जो है वो चार्ज पार्टिकल्स के बीच की क्या है? दूरी है। चार्ज पार्टिकल्स के बीच की दूरी है। तो अगर इन दोनों चीजों को हम कंबाइन करके लिखें तो कैसे लिखेंगे? Q1 Q2/r², है ना। प्रोपोर्शनल को, इस साइन को हटा के बच्चों हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, जिसे कूलॉम ने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नाम दिया, है ना, कि हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, और इस k की जो वैल्यू होती है वो आपको ध्यान रखनी है, वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ये k की वैल्यू होगी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हमारा। अच्छा, ये जो k है हमारा, उसे और क्या लिखा गया? उसे बोला गया 1/4πε0 के बराबर है। k की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 के बराबर होती है। जहां बच्चों ये ε0 जो है वो हमारी कहलाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस ε0 की जो वैल्यू बोली गई वो बोली गई 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो कूलॉम का बच्चों कंप्लीट लॉ क्या है कि F बराबर किसके होगा?
Q1Q2/r² के बराबर होगा, है ना। तो आप बात समझो, मैंने आपको क्या क्या चीजें समझाई कि कुलाम के नियम के अकॉर्डिंग लगने वाला जो फोर्स होगा दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, वो किसके बराबर होगा, Q1Q2/r² के बराबर होगा, है ना। ये जो फोर्स होगा ये एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करेगा, दोनों चार्जेस पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा, और ये लगने वाला फोर्स कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मतलब ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, इसलिए ये कैसा फोर्स होगा, सेंट्रल फोर्स होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज बच्चों कुलाम के नियम के बारे में हमें ध्यान रखनी है ना। अच्छा, और एक दो प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूं बच्चों। ये जो फोर्स है Q1Q2/r², ये कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है ये, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्सेस की चर्चा 11वीं में आपने सुनी होगी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, है ना। तो ये जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है बच्चों, हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको कुलाम के लॉ के बारे में ध्यान रखनी है ना, कि लगने वाला फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स है, दोनों चार्जेस पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कैसा फोर्स होगा, ये सेंट्रल फोर्स होगा, कैसा फोर्स होगा, ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा। एक दो चीजें और हैं इस कुलाम्स लॉ के बारे में कि जो फोर्स है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। अभी आपको ये चीजें सारी ध्यान रखनी है कुलाम के नियम के बारे में, ठीक है।